और मैं इनवाइट करूंगी अब स्टेज पर डॉक्टर जगदीश चंद्र जी, इसके साथ ही रुबिका जी, आप भी यहाँ मंच पर पहुंचे। मीनाक्षी जी, फेलिसिटेशन सेरेमनी की शुरुआत करते हैं। सैयद उमर जी, चीफ बिजनेस ऑफिसर मनोज जिज्ञासी जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। शशिकांत शर्मा जी, आप भी प्लीज मंच पर आए, कंसल्टिंग एडिटर हमारे। और इसके साथ ही डॉक्टर प्रताप, डायरेक्टर जीवा ग्रुप, डॉक्टर मनदीप सिंह बासु, सीईओ ऑफ जगत फार्मा, काइंडली कम ऑन स्टेज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। And now I would request thank you so much everyone. And now I would request Meenakshi ji to be here on the podium because we have been waiting for you ma'am from so long. So I won't take you much of your time and I would invite you ma'am here for the podium because I think आपसे बेहतर कोई इस मंच को संभालने के लिए इस वक्त और अपनी बातें आगे रखने के लिए हो नहीं सकता। Thanks everyone for having me here. और जब भारत की बात हो और भारत 24 की बात हो, यानी 24 घंटे जो डोमिनेटिंग थॉट हमारे मन में मस्तिष्क में है वो भारत ही है, तो वही भारत 24 है। और जब विजन की बात होती है तो विजन तो तकरीबन तय हो चुकी है और वो विजन है 2047, इंडिया एट 2047, India at 75, which is a time to assess ourselves. मतलब आप सोचिए कि 70 साल की आज़ादी में बहुत सारे मुकाम इस देश ने पार किए और उनके असेसमेंट का समय इंडिया एट 100 से पहले 75 पे हमको तय करना होगा। तो जब हम विजन इंडिया की बात करते हैं तो उस विजन का हिस्सा है अपनी सही असेसमेंट कि मेरी काबिलियत क्या है, मैं कितना कर पाया, कितना कर सकती थी, कहाँ हो सकते थे, कहाँ पहुँचे और जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचने के क्या क्या कारण थे और आगे के हमारे लक्ष्य क्या हैं। सो आई थिंक दिस जर्नी, द जर्नी ऑफ फ्री इंडिया, इफ वी लुक एट इट, इट स्टार्टेड obviously after we got independence. But definitely all of us need to understand the factors
which were responsible for making what India is, and also the factors which are going to take India forward and the factors which are going to impede us. तो जब भी हम भारत के विजन की बात करते हैं तो इन सब पक्षों को हमें समझना होगा, और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो काम प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू कर ही दिया। तो अगर आप 2 बेंचमार्क लें और उस 2 बेंचमार्क में 1947 के समय का भारत, क्या देश की ताकत रही होगी, क्या जुनून रहा होगा लोगों का जिन्होंने मिलकर इस देश को आजाद कराया। और जब भी मैं उन चेहरों को याद करती हूं, उन नामों को याद करती हूं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी सिलसिले में मैं फिर आजाद भारत की तस्वीर को भी याद करती हूँ। और मुझे लगता है कि हम सब स्कूल भी गए, कॉलेज भी गए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी किए, लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी दास्तां कहानी जो हमसे छिपाई गई, हमें कभी बताई नहीं गई, और अगर वो कहानी भारतीयों को बताई जाती, समझाई जाती, सिखाई जाती, तो जो चीजें आज हमें बांट रही हैं वो बांट नहीं पाती। मगर कुछ लोगों को महिमा मंडित किया गया और बहुत सारे लोगों को नकारा गया, उनकी एग्जिस्टेंस को ही डिनाई किया गया, जिसकी वजह से भारत की आधी अधूरी कहानी हमारे सामने आई। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसी अधूरी कहानी को समझने का प्रयास किया। और मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो आधी अधूरी कहानी क्या थी और भारत की जो विजन है, भारत की जो परिप्रेक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत पड़ी। 2014 में आए तो जो हमारी जीडीपी का 60 से 70% हिस्सा है, और वो है इस देश का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फूल बेचने वाला, चाय बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, कुछ पार्ट टाइम इधर उधर डोमेस्टिक काम करने वाला, कॉबलर, मोची, कुछ इस तरीके के लोग, रेडी पटरी वाला, प्लम्बिंग करने वाला, इलेक्ट्रिशियन, जिनके बिना देश नहीं चल सकता। चल सकता है? नहीं चल सकता। लेकिन इन सब लोगों का इतना बड़ा हिस्सा जीडीपी में होते हुए भी ये ऑर्गेनाइज सिस्टम के बाहर थे, और ऑर्गेनाइज सिस्टम के बाहर होने की वजह से ना इनका फायदा देश को हो पाता था और ना ही देश की ताकत का फायदा इन लोगों तक पहुंचना था। जब एक दूसरे की ताकत बढ़ाएंगे तो देश की ताकत बढ़ेगी। तो इस बात को प्रधानमंत्री जी ने समझा, और मुझे लगता है कि ये विषय मैं आज जानबूझकर आपके सामने रख रही हूं कि विजन की जब बात आती है तो वो विजन तो देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री मन में लेकर चल रहे हैं, और वो स्पष्ट होता है एक एक्शन के बाद दूसरे एक्शन से। तो 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो आते ही 53 करोड़ बैंक के खाते खोले गए। आप सोचिए, आजाद भारत, 70 साल की आजादी के बाद 120 करोड़ से ज्यादा बड़ा भारत, लेकिन इस देश में मात्र 12 करोड़ से कम खाते थे। ये आंकड़ा किसी ने आपको नहीं बताया होगा, पर मुझे लगता है कि आज इस आंकड़े का जिक्र करना जरूरी है कि जब हम विजन इंडिया की बात करते हैं तो उस विजन इंडिया के अंदर इंक्लूजन कितना बड़ा हिस्सा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ कहने मात्र को नहीं है, बल्कि उस विश्वास के साथ सबके प्रयास को गिनना भी जरूरी है। तो जब 12 करोड़ से कम, मैं 12 करोड़ राउंड फिगर लेके चल रही हूं, बट एक्चुअली 11.86 कुछ इस तरीके की फिगर थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मैं 12 करोड़ थोड़ा बढ़ा के बात कर रही हूं। तो 12 करोड़ 120 करोड़ के देश में और 53 करोड़ खाते आपको 4 महीने के अंतराल में खोलने पड़े। मैं खोलने पड़े कहूंगी, बहुत खुशी से खोले ये नहीं कहूंगी, क्योंकि वो सब लोग इस ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी के बाहर थे। और जिस ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी को आप आज देख रहे हैं उसमें वो बैंक खाते सबसे बड़ा हिस्सा बने।
आपको मैं विपक्ष की बातें याद दिलाना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए विपक्ष की बात करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि इन्होंने 70 साल तक इस देश पर राज किया था। किस समझ और किस सोच के साथ राज किया था, वो देश को समझने की जरूरत है। क्या कहा जाता था, अरे ये सब गरीब लोग हैं, बैंक को आप बर्डन कर रहे हैं, ये खाते खोल के क्या अचीव कर लोगे, फिजूल में खाते खोल रहे हो, और मोदी जी का तो मतलब कुछ समझ नहीं है इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं है, और फालतू में बैंक्स का काम बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज उन सब लोगों को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी समय में आपने भी कोशिश की होगी लोगों का भला करने की, लेकिन आप कर नहीं पाए क्योंकि आपके सिस्टम्स ही गलत थे। जब आपने ये कहा कि हम 100 रुपए भेजते हैं और उस हाथ तक 15 रुपए पहुंचते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब खाते खोले तो 100 रुपए भेजे तो 100 रुपए पहुंचे, और सिर्फ 100 पहुंचे नहीं, जब तक जिसने निकाले वो 110 हो चुके थे। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की शुरुआत यहां से होती है, और बिना फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के देश आगे नहीं बढ़ सकता था। और देश को आगे बढ़ने में फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ये सब चीजें भी शामिल हैं। अब मैं आपको इसका अगला पक्ष बताती हूँ। जनधन, आधार और मोबाइल, जब इन सब की लिंकेजेस स्थापित की, तो जिस डिजिटल पेमेंट की बात आज हम भारत की करते हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि 2010 में चीन सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट दुनिया का करने वाला एक देश था, और उसके पास ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब ग्लोबल पेमेंट सिस्टम्स का केवल 10% था, ओनली 10%, तो वो सबसे बड़ा था। आज 2023 में भारत ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सेदारी स्टैब्लिश कर चुका है, और डिजिटल पेमेंट के अंदर हम दुनिया में 44% हैं, 44%। किसी ने इस बारे में जिक्र नहीं किया होगा, मगर डिजिटल पेमेंट के माध्यम से आप सोचिए कि आपने कितना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया। जो कैश ट्रांजैक्शंस थी नॉन ट्रांसपेरेंट, आप उससे बाहर आए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां चार्जेस लगाती थी कार्ड्स के ऊपर, आप उससे बाहर आए। मैं आंकड़ों में नहीं जा रही, मगर आपको हमको सबको पता है कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर कितने पैसे खर्चे होते थे और डेबिट कार्ड के ऊपर क्या ट्रांजैक्शन होती थी। लेकिन आज आप मात्र फोन से कहीं भी पेमेंट ले सकते हैं, दे सकते हैं। और फिर विपक्ष का वही रवैया मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ कि अरे ये तो अब गरीब लोग हैं, इनको तुम डिजिटल क्या सिखाओगे, फोन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इंटरनेट नहीं है। लेकिन आज देश की स्थिति ये है कि डिजिटल पेमेंट्स में जहां भारत 44% है, उसमें इस देश के जितने गरीब माली, फूल बेचने वाला, चाय बेचने वाला, नारियल पानी बेचने वाला, रेड़ी पटरी वाला, वो सब लोग शामिल हैं। और रुपए कार्ड शुरू करने से आपने उस पेमेंट सिस्टम को ही अपने देश की जो ताकत है उसको कंट्रोल किया और सबको बराबर की एक्सेस देने का काम किया। इसी सिस्टम, इसी बैंक के खाते की वजह से 4 लाख करोड़ से अधिक का पैसा आपकी बैंकिंग व्यवस्था को मिला, जो कि तकिए के नीचे, आटे की बोरी में, चावल के डब्बे में रखा होता था, वो भी आपकी फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ा। और इसी सब के बीच में आज भारत की इकोनॉमी $3.75 ट्रिलियन हवा में नहीं बनी है जी, उसके पीछे ये सब काम है। स्वनिधि योजना में आपने रोटी रोजगार कमाने के लिए वो लोग, मतलब मैं एक दुख भरी कहानी जरूर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब बंधुआ मजदूर वगैरह 80s में पढ़ा करते थे, कॉलेज पे थे उस जमाने में, तो 80s 90s तक बंधुआ मजदूर ये सब कहानी चलती है इस देश में, ऐसा हम पढ़ते थे। लेकिन हाल फिलहाल में मैं कैलाश सत्यार्थी जी से मिली, एक में से मेरे इलाके में रहते हैं, तो मैं उनसे जाके मिली, बात की, तो उन्होंने मुझे एक बच्चे की कहानी सुनाई। उसमें उन्होंने बताया कि एक छोटी सी लड़की जो 6 साल की थी, उसको उन्होंने रेस्क्यू किया राजस्थान में कहीं माइनिंग एरिया से। तो उसने उनके हाथ पे थपेड़ा दिया और कहा तू अब तक कहां था। और दुख का विषय यह है कि आजाद भारत में बंधुआ मजदूर के खिलाफ कानून बना,
लेकिन उसको हटाने के लिए क्या हुआ, वो वही का वही रहा। उसके दादा ने, उस बच्ची के दादा ने कोई 1000-1500 रुपए लिए थे और उस बच्ची के माता पिता, पहले वो खुद बंधुआ मजदूर बन गए, नहीं लौटा पाए, तो दादा दादी बंधुआ मजदूर बने, दूसरी पीढ़ी उसके माता पिता भी बंधुआ मजदूर बने, और तीसरी पीढ़ी ये बच्ची भी उन बंधुआ मजदूरों में से थी, 6 साल की बच्ची। और जब उसको खाने के लिए केला दिया गया तो उसने कभी जिंदगी में केला नहीं खाया था, छिलके के साथ ये बच्चे केला खा रहे थे। ये भी इस देश की कहानी है। तो आप जिन लोगों को 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख इतने पैसे चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था उनके लिए क्या कर रही थी? इंक्लूजन की बात करते हैं ये लोग। जो मुश्किल का कारण है, मुसीबत की वजह है, आप उसको डील करने के लिए क्या कर रहे थे? बड़े बड़े अर्थशास्त्री अपने आप को कहते हैं, हार्वर्ड रिटर्न कहते हैं। अरे उस पे तो काम करिए। जिस सामाजिक बदलाव की हम कामना करते हैं वो बदलाव तो तभी आएगा जब छोटे मोटे पैसे, जिसको रोटी रोजगार, मेहनती आदमी है, ईमानदार आदमी है और उसको छोटे मोटे पैसे चाहिए, लेकिन वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, महाजन के चक्कर काटता है, तो ये बैंक के खाते खुलने से वो काम हुआ। और आज 10,000 रुपए स्वनिधि के तहत कोई भी जिसका बैंक का खाता है और रोटी रोजगार का काम करता है, उसको बैंक तुरंत दे रहा है। 10,000 आप वापस करते हैं, आपको 20,000 मिल जाता है। आप 20,000 वापस करते हैं, आपको 50,000 मिल जाता है। 50,000 वापस करते हैं, आपको 1 लाख मिल जाता है। 1 लाख वापस करते हैं, 5 लाख मिलता है। 5 लाख वापस करते हैं, सीधा 10 लाख मिलता है। 10 के बाद सीधी स्लैब 25 लाख हो जाती है। ये जो सुविधाजनक फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी करवा के दिया, आपको लगता है इसका कोई सोशल इंपैक्ट नहीं है? यही 3.75 ट्रिलियन में हिस्सेदारी रखता है। और जिस इंक्लूजन की, जिस बदलते भारत की, विजन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, जिस डेवलप्ड इंडिया की हम बात करते हैं, उसमें इंक्लूजन का हिस्सा, इंक्लूजन की नींव यहां से पड़ी है। और इस इंक्लूजन की नींव में ट्रांसपेरेंसी है। अरे सब, अभी 2000 के नोट की कहानी शुरू हुई, उससे पहले आपको पता है डिमोनेटाइजेशन, वो सब क्या था? इधर उधर जो पैसा जमा करके भ्रष्टाचार का या टैक्स से इवेजन का रखा है, वो सब स्ट्रीमलाइन हो गया, वो सब आपकी मेन इकोनॉमी में आ गया। और इकोनॉमी में आते ही वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अवेलेबल हो गया। और जैसे ही वो वीकर सेक्शन के लिए अवेलेबल हुआ, देश छलांग मारने लगा, आगे बढ़ने लगा। और जब मैं डिजिटल पेमेंट्स की बात कर रही थी, तो मैं आज एक कॉलेज में थी, मैंने सबसे ये पूछा कि आप कोई बच्चा ऐसा हो जिसके हाथ में सेलफोन ना हो? तो जवाब था ऐसा तो नहीं है, सबके हाथ में सेलफोन है। तो इस देश के अंदर, जिसको गरीब, मुफलिस वगैरह वगैरह कहा जाता था, बहुत पुरानी बात नहीं, आज से 9 साल पहले, तो आज इस देश में तकरीबन, सबके पास तो नहीं कहूंगी, 80-90% के पास देश में सेलफोन है। 129 करोड़ सेलफोन है इस देश में, और 89 करोड़ सेलफोन जो हैं वो स्मार्टफोन्स हैं। और जितनी डिजिटल पेमेंट्स और अन्य सुविधाएं हैं, आप उससे कनेक्टेड हैं। सबसे बड़ा दुनिया का जो फाइबर नेटवर्क है वो आपके यहाँ है, और 8 लाख किलोमीटर के आसपास वो फाइबर नेटवर्क है। 4 लाख किलोमीटर मतलब क्लोज टू दी 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना जो पृथ्वी की मोटाई गोलाई है, उसका 1.5 गुना जो है, उतनी बड़ी सड़कें आपने पिछले 9 साल में बनाई हैं। तो बिना कनेक्टिविटी के आप क्या लॉजिस्टिक चेन मैनेजमेंट कर सकते थे? क्या आप दुनिया से कंपीट कर सकते थे? जब आप 670 बिलियन का एक्सपोर्ट बोलते हैं, तो वो 670 मिलियन का एक्सपोर्ट ऐसे हवा में नहीं होता ना जी। उसके लिए ये व्यवस्थाएं ठीक करनी पड़ती हैं। लॉजिस्टिक चेन मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, ये सब ठीक करेंगे, पोर्ट्स बनाएंगे, हवाई अड्डे बनाएंगे, रोड कनेक्टिविटी देंगे तो पूरा होगा। लेकिन इन सब को बनाने में जो लोग लगेंगे, उनके घर में भी रोटी रोजी चल रही है या नहीं, या उनको बंधुआ मजदूर बनने की जरूरत है?
उनको भी तो आप गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं। एक तरफ उनको गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। 82 करोड़ लोगों को आपने राशन बांटा, 80 करोड़ को आप आज तक राशन फ्री दे रहे हैं। तो क्या ये देश की भुखमरी खत्म करने के लिए नहीं है? कुछ लोग 24 घंटा नेगेटिव बात करेंगे, लेकिन जब भारत 24 बात करेगा तो वो भारत 24 की पॉजिटिव स्टोरीज की बात करेगा कि कितना बड़ा चैलेंज था। हमारे से कितने अमीर देश, मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रही, लेकिन उन देशों को पता है कितने अमीर देश जो पैसा उनके सरकारों के पास था, कोविड के दौरान फैक्ट्री और सब कुछ बंद पड़ी थी, वो लोगों को पैसा देना चाहते थे, मगर उनके पास सिस्टम नहीं था जी। आज हमने कितने लाख फार्मर्स को जो हम 6,000 सम्मान निधि दे रहे हैं, पुश ऑफ अ बटन उनके खाते में करोड़ों की ट्रांजैक्शन कुछ सेकंड्स के अंदर हम कर देते हैं। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और ये इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो विजन की, जब इंडिया विजन की बात होती है, सबके समान अधिकारों की बात होती है, सबके साथ की बात होती है, सबके प्रयास की बात होती है, तो ये प्रयास उन सब में शामिल है और इसमें हर भारतीय का प्रयास शामिल है, क्योंकि जो बदलते भारत की नींव हमने रखी है वो अभी गड्ढे भरने का काम किया है। मैं एक आंकड़ा आपको चौंकाने वाला देना चाहती हूं। मुझे पता है कि आज ऑडियंस में सब पढ़े लिखे लोग हैं, अर्थशास्त्र भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन शायद इस पर फोकस किसी ने नहीं डाला होगा। तो मैं आज फोकस डालने की निगाह से कुछ आंकड़े आपसे शेयर करना चाहती हूं। सब सहारन अफ्रीका की जब बात होती है, आपको क्या लगता है कि 70 साल में भारत सब सहारन अफ्रीका से अर्थव्यवस्था में आगे था या पीछे था? 2014 से पहले हम सब सहारा अर्थव्यवस्था से आगे थे या पीछे थे? ये बताइए। कोई जवाब नहीं दे रहा। ये क्योंकि मैंने सवाल पूछा है इसलिए आप में से एक दो लोगों ने ठीक जवाब दिया है, लेकिन अमूमन किसी से बात की जाए तो कोई सोच भी नहीं सकता सपने में कि हम 70 साल तक सब सहारन अफ्रीकन इकोनॉमी से पीछे थे। जब दुनिया की एवरेज मान लीजिए 100 थी, तो उस एवरेज का 18 थे हम, जो हमारा हाईएस्ट रेट था, और वो हाईएस्ट रेट 1960 में था, 1960 में, और उसके बाद हम वापस नोज डाइव नीचे गिरते चले गए। अब आप में से ज्यादातर लोग ने वही पढ़ा होगा जो हम सब पढ़ते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं और इस देश की तरक्की में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। मानते या नहीं? मतलब मानते नहीं भी हो तो ऐसा पढ़ाया सबको जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक और डिटेल शेयर करना चाहती हूं कि 1971 से डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा थे 1971 से। किसी ने नहीं बताया होगा। और ये वो टाइम था 1960 का जब हम नोज डाइव नीचे की तरफ हमारी अर्थव्यवस्था जा रही थी। ये वो टाइम था। 1971 के बाद वो डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई बन गए, गवर्नर आरबीआई बन गए, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए और प्रधानमंत्री भी बन गए। भारत की इकोनॉमी नीचे जाती गई, उनकी पदोन्नति होती गई। ये भी भारत की सच्चाई है और आज आपको ये फेस करने के लिए मैं कह रही हूं। मैं कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह से मेरी कोई जाति कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर इस देश की व्यवस्था की मैं बात कर रही हूं। जब हम विजन 24 या विजन इंडिया भारत 24 की बात करते हैं तो सच्चाई का सामना हमें करने की ताकत होनी चाहिए या नहीं? भाई अपने आप को असेस करेंगे तो ठीक करेंगे ना। जिन फैक्टर्स ने हमको डुबो दिया, उन फैक्टर्स के बारे में जिक्र किए बिना आप क्या बेहतर कर सकते हैं? तो उस सिलसिले में मैं ये जिक्र कर रही हूं। आई एम डिस्कसिंग दिस फॉर दैट रीजन। आज आपके सामने ये पक्ष
रखने का जो मकसद है वो कुछ और नहीं, वो असेसमेंट का मकसद है कि एक व्यक्ति जो नॉन परफॉर्मर है, आप उसकी पदोन्नति कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। ये सही सोच है? आज की तारीख में आपको लगता है प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में आप रह सकते हैं काम किए बिना? भाई सच सच बताना, मेरी शक्ल मत देखना। हाँ, रह सकते हैं? अरे भैया, नॉन परफॉर्मर आउट, सीधी सी बात। आपको जो काम दिया गया वो काम करके दो। नहीं कर सकते, थैंक यू वेरी मच, और बहुत लोग हैं। ये भी एफिशिएंसी जांचने का सिस्टम है या नहीं? और हर सरकार में होना चाहिए, हर इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन असेसमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। और ये देश की असेसमेंट हम कर रहे हैं। जब देश की असेसमेंट हम कर रहे हैं 1971 से लेकर 1992 तक, जिसके लिए आज हम ज्यादातर भारतीय बड़े प्रसन्न चित्त भी होते हैं कि हमारे पड़ोसी देश का क्या हाल है। सब खुश होते हैं मन में, होते या नहीं? मन ही मन, दिखाते नहीं, मगर कुछ तो है। तो मैं ये कहती हूं कि इससे बदतर स्थिति थी 1992 में हमारी। और नरसिम्हा राव जी थे, बाकी चीजें हुई तो क्या कहा गया, अरे जितने बदलाव आए फला के नाम पे आए, डिमके के नाम पर आए, मैं नाम नहीं दोबारा लेना चाहती। लेकिन असलियत यह है कि वो आईएमएफ ने कंडीशन लगाई थी आपके ऊपर कि भाई सोना गिरवी रखो तो तुमको पैसे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इकोनॉमी खोलो तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। जीएम फूड अलाउ करो तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ये कंडीशंस थी आपकी। आपका कुछ काम, आपने कोई बहुत महान काम किया तो जवाब है नहीं। वो कंडीशन नहीं लगती, वो पैसे नहीं आते, और वो पैसे नहीं आते तो वो स्थितियां नहीं होती। और सच्चाई देश की ये भी है कि अर्स्टवाइल इंडिया, जो पहला भारत था, पुराना भारत, 1947 से पहले का भारत, उस भारत में सबसे अमीर क्षेत्र वो है जो हमारा आज पड़ोसी देश है, पाकिस्तान। सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन उनके पास थी, सबसे ज्यादा अमीर लोग वहां रहते थे। आज क्या हालत है? और उस हालत के लिए वही लोग जिम्मेवार हैं। तो जब भारत के पक्ष की बात आएगी तो आपको कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप अर्थव्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, सिक्योरिटी कहां से आएगी? S-400 फ्री में कोई थोड़ा ही आपको दे रहा है। राफेल फ्री में खरीद लिए, आपके ड्रोन्स फ्री में आएंगे। अरे भैया, सुरक्षा के लिए, आपको मून लैंडिंग के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। जब तक कमाई नहीं बढ़ेगी, साइज ऑफ द पाई नहीं बढ़ेगा, बांटोगे क्या? दिल्ली मॉडल 400 रिन्यूएबल एनर्जी के चक्कर में इलेक्ट्रिक बसें भेजती है केंद्र सरकार, फ्री की टिकट इन्होंने बांट दी। अरे भैया, बसें तो पहले जितनी संख्या चाहिए वो तो इकट्ठी कर लो। बिजली की तारें आपको 2 लाइन 3 लाइन सिस्टम पे चलनी चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर लो। छोटे छोटे लालच, तो कहीं विजन इंडिया में लालच, स्वार्थ से हटकर देश की बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। और ये कहानी मैं इसलिए कह रही हूं कि जब भारत के अंदर पोर्तुगीज आए, अंग्रेज आए, तुर्की आए, वो क्यों आए? हम अमीर थे तो लूटने आए ना, झुग्गी थोड़ा ही लूटने आए थे भाई। स्किल्ड थे तो लूटने आए। तो ऐसे में जब विजन इंडिया की बात होगी तो उस विजन इंडिया के अंदर हम सबको आजादी की लड़ाई के बाद अपने आप को 75वें साल में असेस करना होगा ईमानदारी से। अपनी ताकत क्या है, क्या क्या रोड़े रहे, और आगे बढ़ने के लिए उन रोड़ों को हटाने का हमको क्या क्या काम करना है। और 2047 में जब विकसित भारत हो तो भैया खून बहाने की जरूरत नहीं है। जब बनते भारत की नींव रखी जा रही है तो हम सब लोग ईमानदारी से 2 बूंद पसीना अपना उसमें दें,
ताकि जब भगवान के पास जाएं तो ये बोल सके कि भारत के लिए मेरे को शहादत नहीं देनी पड़ी, लेकिन पसीना मैंने भी बहाया है और इस भारत में 2 बूंद पसीना मेरा भी है। I think with these words, thank you very much. Jai Hind.